हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और आईपीओ से जुड़ा हुआ वीडियो हम पूरी सीरीज़ चला रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईपीओ इन्वेस्टर के बारे में। मतलब आईपीओ के अंदर कौन-कौन लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कोई भी आईपीओ अगर आता है ना, तो ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जो वो आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। पूरी डिटेल जानकारी ले लेंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन है, उनको क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स भी आपके साथ ये वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ कि आईपीओ आता है तो आप कौन से रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हो, या आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर क्या कर सकते हो, या क्यूआईबी के अंदर आप क्या कर सकते हो। मतलब पूरी जानकारी आपको ये वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मेरी चैनल पर नए हो ना और अभी तक वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, तो पहले वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर में मेरे वीडियो आएंगे ना, अगर बेल आइकन दबाया होगा तो मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और आईपीओ इन्वेस्टर के बारे में डिटेल जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो अप्लाई करते हैं आईपीओ के अंदर, उन सबको रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोला जाता है। मतलब आप और मेरे जैसे लोग। यहाँ पर देखो, सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, पर हम क्यों खास है, मतलब आप और मेरे जैसे लोग क्यों खास है, क्योंकि हम लोगों को रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कैसे काम करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, उसकी सारी डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। इनिशियली द रूल्स फॉर आरआईआई, दैट इज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, द सेम फॉर बोथ मेन बोर्ड एंड एसएमए। याद है, आपके साथ मैंने डिस्कशन किया था मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमए आईपीओ के बीच का डिफरेंस, पूरी वीडियो आपको बनाई है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना, तो ऊपर आई बटन के ऊपर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हो। तो पहले रूल सेम था मेन बोर्ड आईपीओ के लिए एज वेल एज एसएमए आईपीओ के लिए। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का जो रूल था ना, वो सेम था। पर अभी रिसेंटली 1 जुलाई 2025 को सेबी ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया और उसके अंदर सेबी ने कुछ रिवाइज फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं। Now the concept of retail individual investor applies only to main board। अब है ना, जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है ना, वो खाली कहाँ पर होंगे पता है? मेन बोर्ड के अंदर। मतलब एसएमए आईपीओ के अंदर ये रूल निकल चुका है। एसएमए आईपीओ में भी पहले ऐसा ही होता था कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हो, आप एचएनआई के तौर पर अप्लाई कर सकते हो। पर अब क्या हो चुका है, 1 जुलाई 2025 से जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो कैटेगरी खाली आपको मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर दिखेगी, आपको एसएमई आईपीओ के अंदर वो नहीं दिखेगी। While in the SME IPO, they are simply referred to as a individual investor। उनको क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल इन्वेस्टर। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो मेन बोर्ड का आईपीओ है तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर होगा, और अगर एसएमई का आईपीओ है तो खाली इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही बोला जाएगा। होंगे तो वही रिटेल वाले, आप और मेरे जैसे ही होंगे जो अप्लाई कर सकते हैं एसएमई के अंदर, पर नाम उनको अलग दिए गए हैं अभी। दैट इज व्हाट द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। आगे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या की फीचर्स और डिफरेंसेस यहाँ पर है जो 1 जुलाई 2025 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिफरेंस आपको लिख के दे दिया हुआ है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ दोनों के बीच का डिफरेंस कहीं ना कहीं हम देखने की ट्राई कर रहे हैं। तो देखो, टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन बोर्ड में अभी उसको रिटेल इंडिविजुअल बोला जाएगा, पर एसएमई आईपीओ होगा ना तो उसको खाली आप क्या बोलोगे? इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही बोलने वाले हो। मिनिमम एप्लीकेशन साइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, राइट, तो मेन बोर्ड के अंदर आप मिनिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो? 1 लॉट के लिए कंपलसरी। उसमें भी एसएमई में भी पहले ऐसा ही था कि आपको 1 लॉट के लिए अप्लाई करना था, पर अब ऐसा रूल आ चुका है कि अगर एसएमई में अप्लाई करते हो और आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो आपको कंपलसरी कितने लॉट करने पड़ेंगे? 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है? तो देखो, अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो मेन बोर्ड के अंदर आपका मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? 2 लाख रुपए का एज ए रिटेल इन्वेस्टर। पर वही चीज को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया यहाँ पर, मैक्सिमम 2 लॉट के लिए। पैसा नहीं बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं? मैक्सिमम 2 लॉट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एसएमई आईपीओ में एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। रिजर्वेशन देखो, बुक बिल्डिंग मेथड होती है, आप आगे भी देखने वाले हो कि वो बुक बिल्डिंग मेथड क्या है, फिक्स प्राइस मेथड क्या है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। पर मेन बोर्ड के अंदर अगर बुक बिल्डिंग मेथड से आईपीओ आ रहा है तो कहीं ना कहीं
मेन बोर्ड के अंदर 35% का रिजर्वेशन है, उसमें भी सेम है मेन बोर्ड के जैसा ही 35%। मैक्सिमम जो रिजर्वेशन होता है ना, मिनिमम 10% भी होता है और मैक्सिमम 35% भी होता है। अलॉटमेंट, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है किसी भी आईपीओ के अंदर, नंबर ऑफ टाइम्स एप्लीकेशन ज्यादा मिलती है, तो मेन बोर्ड के अंदर क्या होगा पता है, मिनिमम 1 लॉट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड एनी रिमेनिंग शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली। कहीं ना कहीं आपको प्रोरेटा बेसिस पर मिलने वाला है। और यहाँ पर क्या होगा पता है, मिनिमम 1 लॉट जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर प्रपोर्शनेटली ही आपको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट मिलने वाला है। सो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आप मतलब आपको देखने को मिल रहा है। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको अलॉटमेंट कैसे मिलेगा? तो सिंपल, दो चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहला चीज मैंने ये लिखा है कि अगर वो जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, ओके, तो आपको फर्म अलॉटमेंट मिलेगा, पूरा अलॉटमेंट, मतलब फुल अलॉटमेंट विल बी अवेलेबल, राइट। जितने भी एप्लीकेशन की होंगी, जितने लॉट के लिए अप्लाई किया होगा, ओवर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है ना, तो आपको पूरे पूरे चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। पर मेजोरिटी ऑफ द आईपीओ के अंदर होता क्या है, जो कैटेगरी के अंदर मतलब रिटेल कैटेगरी के अंदर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो आपको लॉटरी के तौर पर ही अलॉटमेंट मिलने वाला है। अगर आपका लॉटरी के अंदर चांस लगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला है। एटलीस्ट 1 लॉट, राइट। आपने 50 लॉट के लिए अप्लाई, सॉरी 50 लॉट तो नहीं होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल 10 लॉट के लिए अप्लाई कर दिया एज ए रिटेल इन्वेस्टर, राइट। तो 10 लॉट के अंदर अप्लाई करते हो और ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है, और अगर लॉटरी के अंदर नंबर लगता है ना, तो भी आपको कितना लॉट मिलेगा? ओनली 1 लॉट के लिए, उससे ज़्यादा आपको एक भी लॉट मिलने वाला नहीं है। अब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छी टिप यहाँ पर लेके आया हूँ। किसकी टिप है? देखो, सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं। अप्लाई एट अ कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी आईपीओ का जो प्राइस रेंज है ना, वो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये का है। तो आपको हमेशा 120 रुपये, मतलब हायर साइड वाली जो प्राइस है ना, वहां पर ही आपको अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी टाइम ये हायर प्राइस होगी ना, यही कट ऑफ टाइम, कट ऑफ प्राइस बनेगी। क्या बनेगी? कट ऑफ प्राइस। सो हमेशा आप एक काम करो, आपको अगर आपके आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है। मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू इंक्रीज द आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना कि मैंने उसके अंदर क्या बोला है, अगर अलॉटमेंट चाहिए तो। ओके, दूसरा पॉइंट, इफ द आईपीओ इज ओवर सब्सक्राइब अप्लाई फॉर ओनली 1 लॉट। देखो, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है ना, तो आप भी ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला कि आप 10 लॉट के लिए अप्लाई करोगे, आपको मिलेगा कितना लॉट? ओनली एक ही लॉट आपको मिलने वाला है। एंड और थोड़ा आपको रिटेल के लिए अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको चांसेस बढ़ाने हैं अलॉटमेंट के लिए, तो आपको है ना मल्टीपल अकाउंट्स, मतलब फैमिली मेंबर्स के जितने लोग हैं ना, फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 के अकाउंट में से आप अप्लाई करो। तो किसी ना किसी मतलब 4 में से किसी एक को तो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। तो कुछ टिप्स थी जो आपके साथ मैंने रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो अप्लाई करते हैं ना, उसके रिगार्डिंग शेयर कर दी। पहली कैटेगरी हम लोगों ने बात कर दी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में, उसमें भी हमने मेन बोर्ड और एसएमई दोनों की कंपैरिजन कर ली। अब दूसरी कैटेगरी जो होती है ना एज ए आईपीओ इन्वेस्टर, वो होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसको बोला जाता है एनआईआई। चलो उसके फंडा क्या है वो देख लेते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दिस इज द कैटेगरी इज मीन्ट फॉर इंडियन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल्स, इनके लिए भी है, कोई एनआरआई है उसके लिए भी है, एचयूएफ है उसके लिए भी है, कोई कंपनीज है उसके लिए है, कॉर्पोरेशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, मतलब सभी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, खाली इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल के साथ साथ, जैसे बोला इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल तो है, और उसके साथ साथ एचयूएफ की बात कर रहे हैं, एनआरआई की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, वो सभी लोग ये कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? एनआई मतलब एनआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर आपको ये कैटेगरी में अप्लाई करना है ना, तो कम से कम मिनिमम 2 लाख रुपए, 2 लाख से ज्यादा का ही होता है। पर जैसे मैंने बोला था रिटेल के लिए, तो रिटेल के लिए मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की होती है, यहाँ पर मिनिमम लिमिट 2 लाख की होती है। और वही चीज एसएमई आईपीओ अगर है ना, तो एसएमई आईपीओ के अंदर याद है, याद करो मैंने क्या बोला था, 2 लॉट के लिए बोला था। यहाँ पर आपको कंपलसरी कितने लॉट आएंगे? 3 लॉट से ज्यादा, क्योंकि आप एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो। Any individual investor applying in the NII category referred to as a high net worth। ये जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर है ना, आपको और मेरे जैसे लोग, राइट, अगर ये कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं तो उनको नाम दिया गया है HNI,
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनको ये नाम दिया गया है। अब ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्यों बोला गया है? बहुत सिंपल है, क्योंकि आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हो। दे कैन इंक्लूड एचएनआई, एचयूएफ, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट एंड अदर। जो ऊपर कैटेगरी लिखी थी ना, वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। सो मेन बोर्ड आईपीओ, एसएमए आईपीओ के अंदर भी एचएनआई कैटेगरी होती है। अब जैसे मैंने एचएनआई की बात करी है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो उसमें भी 2 अलग-अलग कैटेगरी आती है। सबसे पहली कैटेगरी है स्मॉल एनआईआई, या तो आप उसको स्मॉल एचएनआई भी बोल सकते हो। स्मॉल एनआईआई, स्मॉल एचएनआई। अब मेन बोर्ड के अंदर और एसएमई दोनों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस है। देखो, अगर आप स्मॉल एचएनआई हो तो मेन बोर्ड के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में ही होगा। आप स्मॉल एचएनआई हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन द सेंस जो टोटल रेंज है ना, वो 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की यहाँ पर रेंज रहने वाली है। पर अगर एसएमई आईपीओ के अंदर आप अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन ऑफ 3 लॉट एंड अबोव अप टू नंबर ऑफ लॉट्स वेयर द एप्लीकेशन वैल्यू डज नॉट एक्सीड 10 लाख। 10 लाख से ऊपर चली गई वैल्यू, कितने लॉट के लिए? कम से कम पहले तो मैंने बोला था आपको 3 लॉट के लिए अप्लाई करना ही है। 3 लॉट के लिए तो कंपलसरी करना पड़ेगा। पर मैक्सिमम कितना कर सकते हो? जैसे ऊपर बोला ना 2 से 10, तो 10 मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम तो 10 ही है, पर लॉट कितने हो सकते हैं? तो अप टू 10 लाख। समझो कि 5 लॉट के अंदर 10 लाख रुपए का हो गया तो 5 लॉट मैक्सिमम, 4 लॉट के अंदर हो गया तो 4 लॉट मैक्सिमम, 6 लॉट हो गया तो 6 लॉट मैक्सिमम। अब यही चीज थोड़ा चेंज हो जाती है। किसके अंदर चेंज हो जाती है? जैसे दूसरी कैटेगरी मैंने बोला स्मॉल एचएनआई जैसा ही कैटेगरी होता है लार्ज एचएनआई, या उसको बोलते हैं बिग एचएनआई। लार्ज और बिग दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। अब मेन बोर्ड के अंदर आपको उसमें 10 लाख से ज्यादा का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऊपर कितना भी कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट। पर वही चीज एसएमई आईपीओ के अंदर सच नंबर ऑफ लॉट्स दैट द एप्लीकेशन वैल्यू एक्सीड रुपीज 10 लाख। अब यहाँ पर क्या होगा? 8 लॉट हो सकते हैं, 10 लॉट हो सकते हैं, 12 लॉट हो सकते हैं, पर कम से कम ये लॉट कब डिसाइड होंगे? जहां पर आपकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा हो गई, वहीं से लॉट की शुरुआत होगी। मतलब आप एचएनआई कैटेगरी, बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो 5 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 10 लाख रुपए तो कम से कम 5 लॉट में होने ही चाहिए ही चाहिए। सो ये हो गया एचएनआई और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी का डिटेल। हमने रिटेल के बारे में बात कर लिया, हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए बात कर लिया। अब बात करते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, दैट इज क्यूआईबी। क्यूआईबी कौन कौन लोग हो सकते हैं? तो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस हो सकता है, कोई भी कमर्शियल बैंक क्यूआईबी बन सकती है, पीएफआई दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी पीएफआई बन सकती है, मतलब क्यूआईबी बन सकती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, कोई भी लोग यहाँ पर क्यूआईबी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज स्टैंड फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। कंपलसरी एक चीज क्या होनी चाहिए पता है? वो सभी क्यूआईबी कंपलसरी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए। बहुत सिंपल रूल है यहाँ पर। तो क्यूआईबी ये सब लोग बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? क्यूआईबी के अंदर दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग अस। हमारे जैसे जो छोटे इन्वेस्टर है ना, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे हमको रिप्रेजेंट करेंगे क्यूआईबी? देखो, एक सिंपल चीज है। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, समझो कि आपने 2000 रुपए की पर मंथ की एसआईपी की हुई है किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कौन सा, कोई भी एक्सवाइजेड म्यूचुअल फंड हो सकता है। अब वही म्यूचुअल फंड के पास फंड साइज तो बहुत बड़ी है, तो वो लोग क्या करेंगे? आपके पैसे किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई करेंगे। आपके ही पैसे है ना, उनके पास तो फंड मैनेज जो कर रहे हैं वो आपके ही पैसे है। एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटर्न कि जो मोस्ट ऑफ द क्यूआईबीज है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे लोग। किसमें? तो वाया म्यूचुअल फंड, यूलिप स्कीम होती है, कोई इंश्योरेंस स्कीम होती है, पेंशन स्कीम्स होती है, वहां पर हमको रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्यूआईबी इन्वेस्ट इन लार्ज अमाउंट्स इन द आईपीओ। बहुत बहुत बड़ी रकम होती है, मतलब करोड़ों के अंदर वो लोग अपने पैसे वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या पता है? क्यूआईबी कैन नॉट विड्रॉ देयर बिड्स। एक बार उन लोगों ने बिड कर दिया ना, तो वो कैंसिलेशन नहीं हो सकती। एज ए एचएनआई कैटेगरी, एज ए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप और मैं क्या कर सकते हैं? अपने बिड को कैंसिल कर सकते हैं। पर क्यूआईबी ने एक बार अप्लाई किया, वो कैंसिल नहीं कर सकते। इसीलिए उनका बड़ा रीजन क्या है पता है? वो लास्ट डे पर ही अप्लाई करेंगे, थर्ड डे पर ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि कैंसिलेशन का कोई चार्ज नहीं, मतलब कोई कोई चांस ही ना बन पाए। कौन को लोग हो सकते हैं ये क्यूआईबी के अंदर? कुछ नाम यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। कौन हो सकते हैं? तो एलआईसी, एक निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स, कुबेर इंडिया फंड, लोरा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, बीएनपी, मतलब जितने भी बहुत सारे फंड हाउसेस है, बड़ी बड़ी बैंक्स है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, दे ऑल कैन बिकम द क्यूआईबी। तो बहुत डिटेल में आपको जानकारी दी कि क्यूआईबी इन्वेस्टर होते क्या है।
सी मेजॉरिटी तो 3 कैटेगरी लोग ही होते हैं, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये 3 ही होते हैं। बट कई-कई बार कुछ-कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ के लिए भी अलग से कोटा रखती है। तो चौथे टाइप का जो इन्वेस्टर है ना, वो एलिजिबल एम्प्लॉइज़। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी आ रही है, एक्सवाईजेड कंपनी आ रही है, जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, राइट, एज़ एन एम्प्लॉयी। सो आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एक तो रिटेल में एज़ ए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते हो और दूसरा एक एम्प्लॉयी के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हो। और वहाँ पर भी क्या होता है पता है? कंपनी कुछ-कुछ बार कई-कई कंपनी ऐसी होती है जो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए जो प्राइस होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का प्राइस जो आईपीओ का आ रहा है वो ₹100 आ रहा है। सो वो अपने एम्प्लॉइज़ को ₹90 में देगा। मतलब आपको एज़ एन एम्प्लॉयी कितने रुपए में अप्लाई करना है? ₹90 के अंदर अप्लाई करना है। सो वही चीज़ यहाँ पर पूरी डिटेल में लिखी हुई है कि आप इंडिया में काम करते हो, बाहर काम करते हो, बट आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयी हो ना, तो आपको एज़ एन एम्प्लॉयी कैटेगरी के अंदर भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का चांस मिलेगा। और लास्ट में एक और कैटेगरी बताऊँ, शेयर होल्डर कैटेगरी। कुछ-कुछ कंपनी शेयर होल्डर कैटेगरी भी रखती है। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ, एक आईपीओ अभी रिसेंटली क्लोज़ हुआ, आईपीओ का नाम था एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज़। ये एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का आपके मतलब अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो ऐसे 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के तौर पर अप्लाई कर सकते हो और दूसरा आपके लिए शेयर होल्डर कोटा भी रखा था। कौन से शेयर? अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर थे, तो आपको एक कौन से कोटा के अंदर अप्लाई करने का चांस मिला था? शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी आपको अप्लाई करने का चांस मिला था। सम आईपीओज हैव स्पेशल रिजर्वेशन कोटा फॉर एलिजिबल शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी। उसकी जो पेरेंट कंपनी होगी ना, उनके शेयर होल्डर के लिए एलिजिबल जो जितने भी लोग होंगे, जितने भी शेयर होल्डर होंगे, उनके लिए भी वो लोग अलग से कोटा रखते हैं। पर ये चीज को कहीं ना कहीं उनको प्रोस्पेक्टस के अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी। बिड कितनी कर सकते हैं, कितनी लिमिट की कर सकते हैं, कुछ उनको डिस्काउंट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, वो सभी चीज़ का मेंशन वहाँ पर करना होता है। जल्दी से एक छोटा-सा रिकैप कर लेते हैं, मैंने क्या बात की पूरे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले कैटेगरी होती है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जो आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है एनआईआई जिसके अंदर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई, ये दोनों अलग कैटेगरी पड़ती है, उसके अंदर हमने बात कर लिया। तीसरा हमने बात कर दिया क्यूआईबी के बारे में, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी। चौथी कैटेगरी जो होती है वो एम्प्लॉइज की होती है, नॉट फॉर ऑलवेज, फॉर ऑल द आईपीओ, कुछ-कुछ आईपीओ के लिए। और जो पांचवी कैटेगरी है वो है शेयर होल्डर कोटा की। ओके, इसमें भी हर बार नहीं होता है, कुछ-कुछ कंपनी अपने शेयर होल्डर कोटा लाती है। सो ये 5 अलग-अलग कैटेगरी ऐसी है जहां पर एज ए इन्वेस्टर आप आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में जानकारी दे दूं ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। हो सके तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करो। सीखना है तो आपको आराम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन की है जो आराम से आपको कुछ ना कुछ आईपीओ के इन्वेस्टर के रिगार्डिंग सब कुछ सिखा देगी। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।